तो भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन लगातार बिना किसी अवरोध के मिल जाए। शुरू करते हैं सेशन की कहानी और बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, हमेशा पहला प्रश्न आपके लिए बड़ा आसान सा होता है, फिर वो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3.5 राइट एंगल इज व्हाट? 3.5 समकोणों में बहुत सिंपल सवाल है और आप जानते हैं, अगर मैं 3.5 समकोण की बात करता हूं तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो 3 समकोण में कितने हो गए? आपने कहा 270 और उसने कहा आगे 3.5, तो आधा कोण और बच गया, तो आधा भी इसमें जोड़ देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 ये हो गया। अब इसको जोड़े तो कितना होगा? आपने कहा 315, तो 315 डिग्री। ओके पंकज, वो भी करा देंगे, डोंट वरी। तो 315 डिग्री आपका आंसर है। 315 डिग्री लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 315 डिग्री आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आसान सवाल था, पहला सवाल हमेशा ही आसान होता है। तो दूसरी तरफ के बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 या 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपको बताना है। और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीसीजर और परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर। ये लेटर लिखा है ना, तो सक्सेसर है ये, इट्स सक्सेसर। तो सक्सेसर आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ। बहुत सिंपल सवाल है और आपको बता दूं, पूर्ववर्ती बोले चाहे अनुवर्ती बोले चाहे प्रीसीजर बोले, ये एक ही बात है। परवर्ती बोले, उत्तरवर्ती बोले, या फिर ये एमपीटेट में पूछा गया था सवाल। सर 3:28 पर मैं लाल किया लाइव यूज किया, सर आप बेस्ट हो। अरे क्या बात है अखिलेश, थैंक यू अखिलेश, शुक्रिया। पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती इसको बोलते हैं सक्सेसर, सक्सेसर, तो एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो समझ लो, पूर्ववर्ती फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर 10, तो अगर मैं पूर्ववर्ती की बात करता हूं मतलब इससे पहली संख्या, तो हमेशा एक कम कर देते हैं। अगर मैं बोलूं परवर्ती तो हमेशा उसमें एक प्लस कर देते हैं। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहली संख्या, परवर्ती का मतलब होता है उससे आगे वाली संख्या। तो आपको स्टेटमेंट चेक करना है। तो 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती मतलब सक्सेसर कितना हुआ? 1001, और उसका पूर्ववर्ती फिर आपने उसमें से एक कम कर दिया, तो कितना हुआ? 1000। तो राइट ऑप्शन तो पहला ही मिल गया आपको। राइट ऑप्शन क्या है? 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। जब एमपीटेट में ये सवाल पूछा गया था तो उसमें पूछा गया था एक का प्राकृत पूर्ववर्ती कौन सा है, तो वहां पर 0 ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने दिया था, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि 0 होता तो इससे पहला है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए वहां पर सवाल ऐसा हुआ आया था। तो आपको पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, प्रीसीजर और सक्सेसर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? इट मींस प्रीवियस वैल्यू और पोस्ट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, जो हमने अभी सॉल्व करके बता दिया है। एक और सवाल, संख्या 100 के सभी गुणनफलों खंडों का योगफल क्या है? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। संख्या 100 के सभी फैक्टर्स का सम आपको बताना है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले, और तेजी से मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे अच्छा लगेगा और आप आसानी से करने की कोशिश भी करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, ये तो आप बताएंगे। कोशिश करना। देखो, ऐसे सवालों को मैंने दो तरीके से आपको समझाया हुआ है। अब दोनों तरीके में से आपका कौन सा तरीका है तो ये आप मुझे बता सकते हैं। दोनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका पसंद आता है ये आप मुझे बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे और वो तरीके क्या थे बता देते हैं आपको। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, देखते हैं जवाब। देखो, जब भी आप इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ओके, चलिए,
क्योंकि इवन नंबर है ये, तो इवन नंबर के फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा आपको पता होगा। तो देखो दो तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देता हूं। तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 100 आपने लिखा है यहाँ पर। अब 100 के क्या हुआ, पहले तो 1 गुणा 100 हो गया, 1 हो गया 2 गुणा 50। अगर वो पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 1 हो गया 3 से कटता नहीं, 4 गुणा 25, 5 गुणा 20, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 गुणा 10। तो टोटल कितना हो, अब इनको जोड़ लो ऐसे, अगर आपको सिंपल करना है। फिर मैं फॉर्मूले से भी बताता हूँ, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100, इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा, 216। ओके देख लेते हैं एक बार, 100, 175, 175, 200, 210, 217, 217 आना चाहिए भाई, 217 होना चाहिए, 216 क्यों बता रहे हो आयुष? ये तो 217 होना चाहिए, 216 क्यों बता रहे हो आप सब लोग? इट्स 217 ना। देखो जोड़ो, 100, 50, 150, 150, 175, 195, 200, 10, 16, 17, तो 217 होना चाहिए ना। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका। अगर आपसे पूछे कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 2 8 9 इसके टोटल फैक्टर हैं। तो इस 217 बी होना चाहिए ना, 216 गलत कर रहे हैं आप लोग। अच्छा इसको फॉर्मूले से कैसे करें, तो देखो हम क्या करते हैं, 100 के फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम 100 के फैक्टर करते हैं तो 100 के फैक्टर हमारे क्या आते हैं, अगर मैं 100 का फैक्टर करूं तो क्या आएगा, आपने कहा सर 100 के फैक्टर जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, 2 × 2 × 5 × 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो यही आएंगे ना। हाँ सॉल्व करो, गलत नहीं करना है। तो 2 × 2 × 5 × 5, 5 5 25, 2 50, 2 100, तो ये हुआ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये हुआ ना सवाल। तो इसको फॉर्मूले में कैसे फिट करते हैं, शायद आपको याद हो कि a की पावर m × b की पावर n को अगर हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, जहां तक हमारी संख्या जाती है वहां तक उसको तोड़ देते हैं। शायद आपको याद हो ये वाला तरीका, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार जिससे आपको आसानी समझा पाऊं। आपने कहा मैंने 100 को किया, आप समझ में आया ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं लेकिन पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है ना। तो क्या करते हैं इसको ऐसे तो करते हैं, a की पावर m × a की पावर n इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, a की पावर 0 + a की पावर 1 + अप टू a टू दी पावर m। ऐसे करते हो ना, फॉर्मूला तो यही है ना। हाँ जी, चलो मैं भी इसको सिंपल भी कर दूंगा, ऐसे बी था इसको बी करें, तो b की पावर 0 + b की पावर 1 अप टू + b की पावर n, इसको ऐसे करते हैं। तो हमारी जो पावर है वो 2 तक जा रही है, तो 2 तक ही लिखना है बस इसको। तो ये था हमारा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 कहां तक है, +2 की पावर 2 यहां तक जाएगा ना। ऐसे आगे वाले को देखें, × 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ये शॉर्टकट होता है। तो क्या करें, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, भाई 7 ही आना चाहिए ना यहाँ पर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं दैट इज 7। इसको देखें, 2 1 + 5 + 25 30 31, तो 7 × 31, 7 एकम 7, 7 21, 217। तो आप इसको ऐसे निकालते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना कि सर इसको कैसे करें, कहां तक ले जाएं, तो बस ये इसका फॉर्मूला है। अगर 2 वैल्यू आपके सामने दी हो तो उनको वहां तक ओपन करते चले जाते हैं जहां तक उनकी पावर है, 0 से स्टार्ट करके। गुड मॉर्निंग सॉरी, इज इट क्लियर? तो आप इसको बाय फॉर्मूला भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है। कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये थोड़ा सा क्लास समझ में नहीं आता, ये वाला आप कैसे निकालते, तो अभी मैंने इसको डिटेल में आपको फॉर्मूले के साथ बता दिया है। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। जनरली हम क्या करते हैं, अगर मैं बिना फॉर्मूले के बताऊं तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे बता देता हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल जनरल वे में समझना है, तो हमारा क्वेश्चन था 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो ये 2 तक चलेगा 0 से, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये कहां तक 2 तक चलेगा, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। तो ये आपका जहां तक नंबर लिखा 0 से लेकर वहां तक उसको जोड़ते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। मैंने दोनों बता दिए, आपको पिछली बार भी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 + 5 + का 25, तो 7 × 31 217। अभी समझ में आया फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, क्लियर है? तो मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया आपको, ये भी बता दिया कि सवाल अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे कर सकते हो। आगे बढ़े, सही है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल, कुछ आमों का भार, बहुत सिंपल सवाल है, 2 किलोग्राम और 600 ग्राम है
तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 1 किलोग्राम 200 ग्राम, 150 ग्राम, 4 किलोग्राम 50 ग्राम या 1 किलोग्राम 150 ग्राम। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसको तो शायद आप लोग आसानी से खत्म कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको जी। हाँ जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम, कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम। तो आमों का भार सेबों के भार सिंपल है भाई, 2 किलोग्राम और 600 ग्राम तो ये हो गया, 1 किलोग्राम और 450 ग्राम ये हो गया। सिंपल घटाए तो 150, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा, तो 1 किलोग्राम 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, क्लियर है? नहीं अखिलेश, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी क्यों दे रहे हो भाई? 1 किलो ये नहीं बचेगा क्या? धाई थोड़ी लिया आपने यहां से, ये तो सिंपल 1 और 150 तो बच गया, तो राइट ऑप्शन डी है। इसमें भी गलती करोगे क्या? ये तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप इसमें भी गलती करोगे। चलो एक और सवाल लेते हैं, घटाने का सवाल था। यदि राम की मासिक आय शाम से 60% अधिक हो तो शाम की मासिक आय राम से कितनी कम है? ये सवाल मैंने थोक में आपको पढ़ाए हुए हैं और बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। अब मैं चाहूंगा आपका आंसर मुझे इस तरीके से मिले कि सवाल सही हो जाए जी। राम की आय, तब देखो ये मत करना कि भाई माना राम की आय जो है शाम की आय से 60% अधिक है, तो शाम की 100 मान ली, राम की 160 होगी, तो 60 बटा ऐसे कर ले भी सकते हैं आप, लेकिन हाँ, ओके 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 शुभम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एक काम करते हैं। मैंने क्या बताया ऐसे सवाल करने का तरीका कि ये 60% लिखा है ना, इसका फ्रैक्शन बदल लो, तो ये 60/100 हो गया। इसको 20 से काट दें, 20 3 60 और 20 5 100, 3/5 आपके सामने आ गया, 3/5। अब यानी 60% का फ्रैक्शन 3/5 है। उसने बोला अधिक है ना, तो अधिक का मतलब होता है जोड़ना, तो बस क्या करना, 3/5 + 3, 3 बढ़ गया इसमें, तो 3 मिले 8 में से और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, दैट इज 300/8। अब डिवाइड कर दें, आपने कर दो, तो 8 × 24 बचे 6, 60, 8 × 7 = 56, 4/8। इसको 2 से काट दो, 1 4 एकम 4 2, तो कितना हुआ, 4 से काट दिया, 37 सही, 1/2% कम। तो प्रॉब्लम जी, बहुत बढ़िया, क्लियर। 3/8 का मतलब कितना होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से निकाला जवाब ने, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज राइट ऑप्शन डी। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे ना कि इतना कम है, वो इतनी खपत करता तो कितनी बचत करनी चाहिए, वो इतना आगे जाता तो कितना कम करना चाहिए, तो ऐसे सवाल आप फ्रैक्शनल से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? शुभम, आंसर विल बी 1। ओके, क्लियरिटी, समझ में आ गई, क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। चलो, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है? स्थानीय मान के सवाल भी पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं क्या मिलता है जवाब। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल, और ये भी मैंने आपको शॉर्ट से बताया हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 2 4, 2 का पूछा था तो 2 ढाई के अंक पर, 2 × 10 = 20। ये 2 इकाई दहाई सैकड़े हजार पर अंक है, तो ये 1000, ये हो गया 2000, दोनों को जोड़ दें तो 2020 आ गया, यही सही जवाब होगा, है ना। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा और टाइम लगा। अगर मैं बोलूं, अगर आप इसको ऐसे करें, 2 4 2 4, आपसे किसका पूछा, 2 का, तो जिसका पूछा बस उसी को रोको, बाकी सबको 0 कर दो, सम अपने आप आ जाएगा। जिसका पूछा है उसको वही रहने दो, जिनका नहीं पूछा उनको 0 कर दो। 2 का पूछा, 2 को तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, 4 का नहीं पूछा 0, इस 2 का पूछा 0, आंसर। तो आप सीधा 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको तो मैं अभी एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिट और ले लेता हूं आपके सामने, जिससे कि आपको आसानी रहे। तो मैंने क्या बताया, मैंने लिखा 2 5 2 3 2 4 2 1, इसका स्थानीय मान में 2 का योग बताओ। मनीषा, आसान तरीके से मैं बता रहा हूं एकदम, ये एक संख्या लिखी है, इसमें 2 के स्थानीय मानों को योग बताओ। तो क्या करना है आपको, आपको इकाई दहाई सैकड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या करना है, 2 को तो 2 रखा, 5 हो गया 0, 2 3 0, 2 4 भी 0, 2 0, तो बस जिस अंक का पूछा है उसको रखना है अंक और बाकी सबको 0 कर देना है। क्लियर है? हाँ,
रजिया, मैं पता है मेरे पास कॉल आ गया, बात करेंगे उस पर। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। एक और सवाल लेते हैं फिर। क्वेश्चन है संख्या 90707 यानी 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है? द रिमाइंडर इज, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ नंबर 90,707 डिवाइड बाय 9? दसवां स्थानीय मान के स्थान पूछते हैं, आएंगे वो भी आएंगे, अभी बताते हैं आयुषी। चलिए, तो संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है? तो देखो इस सवाल में करने के दो तरीके। 9 का विभाज्यता का नियम तो सबको पता होगा, आप चाहे तो उसको 9 से भाग कर लें, लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग अगर वो 9 से डिवाइडेड है तो संख्या पूरी 9 से कट जाती है। आपने कहा ओके, तो जोड़ें 7 7 14 और 9 23 बटा 9। अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, शेष बच गया 5, तो बस जो बच रहा वही शेष है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो संख्या बचती है वही उसका शेष होती है। तो आपको रिमाइंडर भी पता लग जाएगा और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता लग जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 90707। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, इसमें टाइम लगेगा 0, ना जाने का 0, 7 उतारा फिर ना जाने का 0, 17 हो गया, 9 7 63, 3 14 और 9 23 होता है ना, हाँ 7 7 और 9 8 72 बटे 5, 5 ही बच गया ना। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, परिणाम कैसे हैं आयुतोष, या फिर ऐसे कर लो। तो ये वाला इजी पड़ा ना, ये वाला तो भाग करने से बढ़िया ये है ना कि संख्या के अंकों को जोड़ से 9 से डिवाइड कर दो तो शेष 0 बचता है, तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाती है, और या जो भी शेष बचता है वही उसका शेष होता है। क्लियर है? प्रणाम सोनी, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए जी। क्वेश्चन है गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन है 140 गुणा 101 में क्या जोड़ें कि हमें 14,414 प्राप्त हो जाए? तो सिंपल क्या है, इसमें सिर्फ आपके स्किल्स देखे जाएंगे कि आप कितनी फास्ट गुणा और जोड़ कर सकते हैं, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके स्किल्स हैं। अब देखो, अग या तो आप इसकी गुणा कर लो, अगर आपको 14 का पहाड़ा याद है तो आप सीधा कर सकते हैं 101, तो आपने कहा 0 तो यहां पर आ गया, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 14 एकम 14, यही तो हो गया 14,140। आपने कहा इसको घटा दो, ये प्राप्त करना है, तो हमने 14,414 इसमें से घटा दिया इसको, तो 4 यहां पर बचा और 11 में से 4 गए 7, 274। ओके शुभम, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। 274 आया ना, और नहीं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते थे, 140 मल्टीप्लाई बाई 100 जमा 1 कर दिया मैंने ऐसे, तो ये तो हुआ 14,000, ये हुआ 140, दोनों को जोड़ दे 14,140, वही यहां पर आया था। चॉइस आपकी है, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, चाहे आप सिंपल इसको ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ऑलवेज बी योर्स, चॉइस इज ऑलवेज बी योर्स। तो फोर्थ इसका सही जवाब था। एक और सवाल, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, आप बताना है। चेक द फॉलोइंग पैटर्न मेड ऑफ मैचस्टिक्स। इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेप? सर 11 AM का लिंक, हाँ ओके 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 सुनील, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी। तो 61, 105, 62 या 65, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। चरण 1 स्टेप 1, ये स्टेप 2 स्टेप 3, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ तीलियां कितने लगेंगे जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छे से आ जाएगा जी। 65 मुझे आंसर मिल रहा है आप लोगों का। चलो
देखो इसको भी दो तरीके से कर सकते थे आप चाहते तो उसको दो तरीके से हैंडल कर सकते थे, क्योंकि पहले स्टेप में कितनी तीलियां हैं 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 हैं, दूसरे में कितनी है 6 1 2 3 4 10, आगे वाले में कितनी है 6 4 10 और 4 14, यानी हर बार देखो 6 4 10 प्लस प्लस 4 चल रहा है, तो अगली बार कितना आ जाएगा प्लस का 18। तो इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर आप योग निकालना चाहें तो आपका फास्ट फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। लेकिन आपको ये तो इसका बेसिक फार्मूला है, लेकिन फार्मूले में नहीं जाना। आप खुद देखो, अगर मैं पहले चरण को छोड़ दूं, इसे तो फार्मूले में नहीं पुट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ छोड़ दूं तो मुझे बताओ भाई पहला चरण ये था, तो बाकी जितने भी 14 स्टेप्स हैं, हर किसी स्टेप में 4 तीलियां बढ़ रही हैं, हर किसी स्टेप में 4 तीलियां बढ़ रही हैं, तो 14 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लास्ट वाले स्टेप में 56 तीलियां हो गई और 6 स्टार्टिंग वाले में थी, तो टोटल 62 तीलियां हो गई ना। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। फिर बता देता हूं शॉर्ट से, क्या बताया मैंने, देखो पहले स्टेप में 6, दूसरे स्टेप में +4, तीसरे स्टेप में फिर +4, अगले स्टेप में फिर +4, तो ऐसे ऐसे जब 15 स्टेप पर पहुंचोगे तो यहां से यहां तक 14 स्टेप हुए ना, ये एक तोड़ दिया अगर पहला वाला, तो हर किसी में 4 4 आ रही थी, तो 14 × 4 56 तीलियां और 6 स्टार्टिंग वाले में, तो 62 तीलियां आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, किसी साथी को, दोस्त को प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट, टेंशन हो तो मुझे बता दें। और नहीं तो आपको मैंने बताया था कि आप अगर फॉर्मूले के ज्यादा शौकीन है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम = n/2 × 2a + n-1 × d, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, a कितना, पहला टर्म कितना था 6, ये आपको n 15 माइनस का 1 × d मीन्स अंतर 4, इसको आप पुट करोगे तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा, है ना। तो इसलिए हम सीधा विदाउट फॉर्मूला ही इसको कर सकते हैं, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो इसमें पुट करोगे वैल्यू, तब सॉल्व करोगे तब भी 62 आ जाएगा। ओके, एक और सवाल, √72 + √72 + √72 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। आपको बताना है इसका मान क्या है। अगर 72 + √72 + √72 + अप टू सो ऑन चला जाए, ऐसा अनंत तक जाए, तो आपको बताना है कि इसमें 72 को अगर इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा जवाब में कोई गलती नहीं होगी आपसे, और आप बड़े शांतिपूर्वक और प्यार पूर्वक इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको बेसिक से बता दूं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि सवाल आपको दूसरा मिल जाता है और आप उस ट्रिक से नहीं कर पाते हैं। ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले इसको बेसिक से बता देता हूं, ठीक है ना। इधर बेसिक से बताता हूं, फिर ट्रिक से बताऊंगा, देखो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, मैंने इसको x के बराबर माना, ये ऐसे 72 + 72 + 72 + अप टू इन्फिनिटी। तो जब मैंने इसको x के बराबर माना तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? दोनों तरफ का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, x² और इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, तो एक स्क्वायर से एक वर्ग कट गया, वर्गमूल, तो ये क्या हुआ 72 प्लस, अगेन क्योंकि अनंत तक जाता है तो इस पर घटाने में कम करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो x के बराबर था, तो उसको लिख सकता हूं मैं x² = 72 + x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - x - 72 = 0। तो अब आपके सामने इसका फैक्टर करने का तरीका आप जानते हैं, तो 72 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाएं तो क्या आए, 1 आए। आपने कहा 9 72, तो मैं लिख सकता हूं x² - का 9x + का 8x = 72। तो आपने यहां से x कॉमन निकाला तो x - का 9, आपने प्लस का 8 बाहर निकाला तो x - का 9 = 0। तो x - का 9 × x + का 8 = 0, तो x = 9 और x = -8। तो भाई माइनस तो वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि कहीं भी माइनस नहीं है, तो प्लस ही वैल्यू होगा ना, तो x का वैल्यू कितना है, दैट इज 9। तो ये सॉल्यूशन होके 9 आ जाएगा। ये था बेसिक तरीका। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार 72 की जगह वो 35 दे दे, 72 की जगह वो 36 दे दे, तो ऐसे सवाल आपको इस तरह से करने हैं। अब ये शॉर्ट में कैसे करना है, अगर आपको सवाल एग्जाम में मिल जाए तो आप सिंपली देखो सवाल क्या था, ध्यान से समझना, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, +72 +
72। इसमें क्या होता है कि आप इस वैल्यू के ऐसे दो फैक्टर करो जो लगातार हो, ऐसे दो मल्टीपल ढूंढो जो बिल्कुल लगातार हो, क्रमागत हो। तो आपने देखा 8 नाम 72 होते हैं, तो ऐसे ढूंढने 8 नाम 72। अगर आपने 8 नाम 72 ढूंढा तो अगर इनमें प्लस है ना तो ये बड़ा वाला ही इसका आंसर, दैट इज 9। अगर इसमें माइनस होता 72 -72 -72 तो छोटा वाला आंसर हो जाता। तो आसान तरीका है, लेकिन ये कब है जब उसके दो लगातार मल्टीपल आपको पता हो। अगर नहीं है तो फिर आपको ये वाला तरीका अपनाना पड़ता है। क्लियर होगी सबको बात? जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? संतोष को नहीं आई है, बाकी सबको? किस किस को नहीं आई एक बार नाइन लिख दो, नहीं समझ में आई हो तो। ये एक लाइन का आंसर है, अगर आप चाहेंगे तो ऐसे निकल जाएगा 72 + 72 + 72 का रूट। तो आपको 72 के ऐसे दो गुणज देखने हैं जो लगातार हो, लगातार हो। जैसे मैंने कहा 8 × 9, 8 9 72 होते हैं ना, तो 8 और 9 साथ साथ आते हैं ना हमेशा गिनती में, तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि हमने इसको x मान लिया, x के बराबर है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। ये हमने माना कि x बराबर ही है, जब स्क्वायर कर दी तो एक स्क्वायर रूट से एक वर्ग कट गया, तो ये फॉर्मेशन आ गया x² = 72 प्लस इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब ये तो आपने देखा अभी क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, तो मैं इसको पुट कर दूं x² = 72 प्लस का x, इसके जगह मैंने x पुट कर दिया क्योंकि x की वैल्यू है। बस अब इसके फैक्टर कर दिए, और फैक्टर करने तो शायद आप सभी को आते हैं। हाँ, तो 7 और 6, तो 6 × 7 = 42, 7 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आगे कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं वेट करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक नई स्लाइड लेकर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप 44 करेंगे तो सवाल कैसे होगा। ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 42 होता तो ऐसे कहे वो, सर ये ऐसे होता 42 + 42 + 42, तो इसका आंसर क्या होगा? 42 को फैक्ट देखें तो क्या होगा, 6 × 7 होता है ना, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर है पंकज? अच्छा, अगर ये ऐसे होता कि भाई 72 माइनस का 72 माइनस का 72 अप टू इंफिनिटी, तो क्या करते? तो ये फैक्टर तो वही होंगे ना, 8 और 9। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो छोटा वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 8 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ, 45 होगा तो नहीं आएगा, 45 में तो फिर आपको यही नियम लगाना पड़ेगा। ये 72 अभी देखो, ये समझ में नहीं आ रहा है शायद आयुषी को। आयुषी, अभी ये इसका वैल्यू x बराबर क्या है, 72 + √72 + √72 तो है, तो यहाँ यही तो बच रहा है 72 + 72 + 72। तो क्या इसकी जगह मैं x रख सकता हूँ? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं तो इसकी जगह x रख सकता हूँ। नहीं, x का मान ही तो है ये, तो मैंने x पुट कर दिया। तो अगर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ये तो बहुत सिंपल है, ये वाली ट्रिक तो मैंने बहुत सिंपल बता दी आपको, इस ट्रिक में तो कुछ करना ही नहीं है भाई, आपको सिर्फ ऐसे पहाड़े ढूंढने जो तो लगातार हो, आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ, तब प्रॉब्लम है जैसे कि अगर आपको दो मल्टीपल नहीं मिलते हैं तब आपको करना पड़ेगा फैक्टर, तब तो आपको करना पड़ेगा। ओके, एक और सवाल लेते हैं। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदती है और उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है? Drying a fresh fish reduce its weight to 1/3. Sunita buys 1500 kg of fresh fish at the price of ₹25 per kg, and after drying it, sells it at 80 rupees per kg. That's how she earned. 51 उससे नहीं होगा पंकज, 51 कैसे हो जाएगा? 51 को तो आपको पहले वाले तरीके से करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके। जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक ताजा मछली को सुखाने पर आपको ये चीज पता लग रही है, तो देखो एक ताजा मछली थी, उसको सुखाने पर 1/3 रह जाता है, तो उसने फ्रेश फिश खरीदी 1500 किलोग्राम। अगर कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से, तो कितने की होगी? 0 0 25 5 125, 25 से कम 25 और 12 37, 37,500 रुपए की उसने मछली खरीदी।
अब क्या हुआ, उसने बोला इसको सुखाने पर, सुखा के बेचा ना, तो सुखाने पर क्या होता है, वह मछली सुखाने पर अपना 1/3 रह जाती है। तो यानी अब मछली का वेट 500 किलोग्राम रह गया और उसने उस मछली को 80 रुपए किलो बेचा। कितना हुआ, 8 पंजे 40,000 रुपए। तो यानी अगर हम बात करते हैं फ्रेश फिश की तो वो 37,500 की थी, अगर बात करें ड्राई फिश की तो वो 40,000 रुपए थी। तो फायदा कितना मिला, आपने कहा 40,000 रुपए का उसने बेचा, 37,500 का उसने खरीदा, 005 और 2,500 रुपए का फायदा उसको मिल गया। क्लियर है, हम भी शाकाहारी हैं, डोंट वरी। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, कोई परेशानी कोई इशू नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इजी सवाल था, आपने इजीली इसको मैनेज किया और हैंडल भी किया और आपको समझ में भी आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, सवाल की बस फीलिंग और भाषा को समझते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। किसी आयताकार बॉक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6,240 घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। जी, किसी आयताकार बॉक्स, अब देखो आपको 1 सेंटीमीटर घन भुजा वाले यानी आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनका अगर आयतन पैक करना तो आपको यह निकालना होगा कि एक बक्स में कितने कितने आ सकते हैं। अगर मैं एक बक्से के वॉल्यूम से इन सभी घनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दूं तो मुझे संख्या पता लग जाएगी। आपने कहा बिल्कुल पता लग जाएगी, क्योंकि तो हमने कहा टोटल घन कितने पैक करने हैं, इतना, और एक बक्से का वॉल्यूम कितना है, LBH। 0 से 0 कट गया, कैसे काटे, आपने कहा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 104 को डिवाइड कर दें, 8 एकम 8, 2 और 8 दिया 24, 13 8 104। तो कितने बॉक्स चाहिए, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन 13 बॉक्सेस। तो ये सवाल देखने में तो बहुत बड़े से लगते हैं, करते समय बड़े आसानी से हो जाते हैं, है ना, कितना इजी सवाल था। तो यानी इन घनों को पैक करने के लिए आपको डिवाइड कैसे करना, 10 8 6 से, क्योंकि वो बक्स की जो बॉक्स था उसके वॉल्यूम है, तो इस बॉक्स में कितने आएंगे, डिवाइड कर दिया, ऑप्शन 13। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक शिक्षक ने कक्षा से इस रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। A teacher asked this class to represent 1/8 on this particular figure. The following representation is incorrect. कौन सी रिप्रेजेंटेशन इनमें से गलत है, ये आपको बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। जी, तो देखेंगे जवाब में क्या मिलता है, आपकी गलती, और आपने कहा ABCD के रूप में आंसर मिलेंगे, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन इनमें से आपको गलत लगता है जो 1/8 को रिप्रेजेंट नहीं करता। सबने कहा सर ये तो सही सा आ रहा है सबका जवाब, बहुत बढ़िया। देखो समझो, ये जो आपके सामने 1/8 लिखा है ना, इसको पहले समझने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में NR, इसको बोलते हैं DR। तो DR जो होता है ना, उसका खास बात है, जो नीचे संख्या लिखी होती है उसका मीनिंग होता है कि उस वस्तु के इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल पार्ट। क्या मतलब है इसका, जो भी वस्तु आप 1/8 ले रहे हैं तो मतलब क्या है कि उस वस्तु को 8 बराबर भागों में बांटा गया। याद रखना 8 इक्वल पार्टीशन। अगर मैं बोलूं 1/4 तो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु को 4 इक्वल भागों में बांटा गया। जब नीचे वाले की बात करते तो हमेशा नीचे वाला क्या शो करता है, हर ईयर हमेशा ये शो करता है कि उसको इतने इक्वल पार्ट में बांटा गया। तो अब अगर ये इक्वल पार्ट को शो करता है, यहां तो समझ में आता है कि ये इक्वल पार्ट है सारे, ये भी इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें तो इक्वल पार्ट नहीं दिख रहे मुझे, क्योंकि ये तो चतुर्भुज बन गया यहां पर, जबकि सब त्रिभुज होने चाहिए। हाँ, तो इक्वल पार्टीशन होने चाहिए। तो हर हमेशा जो हर होता है, जो DR होता है, वो ये शो ऑफ करता है कि उस वस्तु के इक्वल पार्टीशन कितने हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो निरूपण है वो गलत है, ये निरूपण सही नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। स्क्रीन पर ये रहा।
निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? इनमें से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं माना जाता है? शिवानी अभी तो बताया। शिवानी ये आपको गलत नहीं दिख रहा? किसी वस्तु के आपने 8 भाग किए, इसमें आप देखते हैं तो ये तो सारे पार्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे बराबर है ना। इसमें देखें 1 2 3 4 सारे बराबर है ना। इसमें देखें सारे ट्राइंगल बराबर है ना 8। इसमें देखें तो ये एक छोटा ट्राइंगल है, ये और भी छोटा ट्राइंगल है, तो ये क्या बराबर भाग हैं? बराबर नहीं है ना, तो बराबर होने जरूरी है। तो इनमें से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। दैट इज पंक्तिबद्धता, अलाइनमेंट यानी सीरियलेबिलिटी, गणना दैट इज इन्यूमरेशन या कैलकुलेशन, अंक लिखना, या प्रोटेक्शन कंजर्वेशन। कौन सा नहीं है? तो सब जानते हैं दैट इज कंजर्वेशन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर कंजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशन दोज आर फिक्स्ड। लेकिन जब बच्चे को आप स्टार्टिंग में नंबर समझाते हो तो वहां कंजर्वेशन के बारे में बात नहीं होती, क्योंकि कंजर्वेशन संख्याओं को समझने के बाद आना शुरू होता है। कंजर्वेशन कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फिक्स हैं, जिसके लिए किसी भी चीज के लिए उनको कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने चेंज कर दिया है, कंजर्वेशन लिख दिया ना मैंने, कंजर्वेशन उसको बोलते हैं। तो संख्या में बच्चा गणना करना, गिनती करना सीखता है, अंकों को लिखना सीखता है, उनको सीरीज में लगाना सीखता है, लेकिन संरक्षण इन सबके बाद आता है। इसलिए संरक्षण जो है वो इसका पहलू नहीं माना जाता है। क्लियर है? समझ में आया? एक और सवाल, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थी की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या हैं? सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप। जल्दी से पढ़िएगा, 1 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल मुझे। जी माफ करिएगा, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल फ्रॉम द बैंक, ऑलवेज दे कॉल मी ड्यूरिंग दिस सेशन। ओके, तो इनमें से सारी ये बहुत बढ़िया, आप सबने कहा ए ऑप्शन होना चाहिए, एकदम करेक्ट जवाब है। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही जवाब है। राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि आप जब कोई आंकलन में असेसमेंट के क्या टाइटल्स आप देंगे, है ना, तो आपने कहा ओके, तो सवाल का बोधन सही जवाब लिखना, तो ये सभी चीज को कवर कर लेगा, क्योंकि बच्चों को सवाल का पता होना चाहिए, कौन सी वो कैलकुलेशन कर रहा है ये पता होना चाहिए, समस्या का मैथमेटाइजेशन कैसे करना है, सवाल का हल कैसे करना है और उसको लिखना कैसे है, ये सब चीजें आप बच्चों से जानना चाहेंगे। तो राइट ऑप्शन था ए। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है,
रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए सीटेट में पिछली बार जो 2021 का हुआ। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवाल आपको क्लास बेस्ड होते हैं कि वो कौन सी क्लास में बच्चा क्या क्या चीज पढ़ता है, कौन कौन से काम करता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों की तरफ से। आप क्या सोच रहे हैं तो बता दें। कक्षा 4 में जो ज्यामिति का सिलेबस है उसमें से 3 चीज बच्चों को सिखाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला होता है रेखा क्या है, बिंदु क्या है, किरण क्या है और रेखाखंड क्या है। ये 4 चीज बच्चों को सिखाई जाती है। जब कक्षा 4 में बच्चा ज्यामिति पढ़ना शुरू करता है, जब बच्चा ज्यामिति पढ़ना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में कक्षा 4 में उसको यही चीज सिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कक्षा 4 का बच्चा किसी भी चीज को परिशुद्ध रूप से नहीं माप सकता। परिशुद्ध मतलब एक्यूरेटली। तो अभी जो परिशुद्ध वर्ड लिखा है ना कि वो 2 बिंदुओं के बीच की चिन्हित दूरी कर सकता है, रेखा मापना तो सीखेगा ही नहीं। वो सिर्फ जान सकता है कि रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये परिशुद्ध रूप जो लिखा ये काम नहीं कर सकता कक्षा 4 का बच्चा। बस ये इसका हिंट ले लो। और चाहे मैंने आपको बताया तो वो क्या कर सकता है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है कि कौन सी रेखा, कौन सा रेखाखंड है, कौन सा किरण है, और उन्हें बता सकता है कि ये क्या है। वह उनमें अंतर कर सकता है बिंदु, लेकिन दी गई लंबाई के अनुसार उन्हें परिशुद्ध रूप से नहीं, वो दी गई लंबाई के आधार पर परिशुद्ध रूप से रेखाखंड नहीं खींच सकता क्योंकि उसके सिलेबस में ही नहीं है ना। सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखाखंड का नाम बता सकता है। तो राइट ऑप्शन है 4, दैट इज सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। तो परिशुद्ध रूप से तो कुछ करेगा नहीं कक्षा 4 का बच्चा, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वो रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है? मे भी आपको सवाल का उत्तर समझ में आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। 2 दशमलव के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री का उपयुक्त सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अच्छा है। और शायद आपने इन सभी सवालों को मैंने आपको समझाया भी है और पढ़ाया भी है, और आपने इन सवालों को समझा वो भी होगा और करा भी होगा। तो मैं चाहूंगा आप मुझे इसका जवाब जरूर दें और सवालों को समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो सबसे ज्यादा इस योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर मिलेंगे मुझे अच्छी तरीके से, देख रहा हूं मैं। ओके, वेरी गुड, वेल डन। काफी अच्छी तरीके से आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। और ये मैंने आपको शायद दिखाए भी हैं, ये मैंने आपको दिखाए हुए भी हैं कि जियो बोर्ड किसको बोलते हैं। ये मैंने शायद आपको बताया भी है कि जियो बोर्ड क्या होता है, बिंदु शीट क्या होती है। मैंने आपको टीएलएम में सिखाए हुए भी हैं सारी चीजें, शायद आपको याद भी हो। अबेकस क्या होता है, ये सब आपको मैंने बहुत पहले ही समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो चलो अब देखते हैं आगे और सवाल को समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार सवाल में आपने क्या आंसर दिया। तो आप जो मुझे आंसर दे रहे हैं दैट्स नाइस। देखते हैं भाई क्या मिलता है आपका जवाब। और सी आपने कहा है। तो किसी भी बालक को दशमलव की संख्या की योग की संकल्पना सिखाने के लिए, देखो गिनतारे से आप सिर्फ गिनतारे से दशमलव के योग की संकल्पना नहीं पढ़ा सकते। हाँ, अगर वो टेलर का गिनतारा है तो आप यूज कर सकते हैं। ग्राफ पेपर सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी बालक को किसी संकल्पना को समझाने का। और जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय आकृतियों को निर्धारित करने के लिए होता है। बता दे सुनील जी, देख लेते हैं। तो ये जियो बोर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये शायद आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा होगा। देखा कि नहीं देखा, जल्दी बताना। क्या आपने इसको कभी देखा है? पक्का देखा होगा। देखा है? देखा है ना? हाँ, ये पक्का देखा होगा। इसको बोलते हैं जियो बोर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी का एक बोर्ड होता है, ठीक है ना। एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर हम क्या करते हैं, रबड़ बैंड की सहायता से कुछ चीजें लगा देते हैं। रबड़ बैंड की सहायता से हम समान डिस्टेंस पर ऑल्ट में लगाकर बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों की पहचान कराते हैं। इसको जियो बोर्ड बोलते हैं। ज्यामितीय आकृतियों की पहचान के लिए होता है, इसमें दशमलव का कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ 2D शेप को प्रदर्शित कर सकते हैं आप इससे, किससे, 2 विमीय आकृतियों को। 3D शेप इसमें आप नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं अबेकस, जिसमें कुछ बॉल्स होती हैं और बच्चा इन बॉल्स के माध्यम से इन बॉल्स को आगे पीछे करके जोड़ना और घटाना सीख लेता है। अभी प्रियंका बताते हैं, अभी बताते हैं आपके क्वेश्चन को। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, जोड़ने घटाने के लिए यूज करते हैं संख्याओं का।
इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर, ग्रिड पेपर। इसमें बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं दो दशमलव संख्याओं की संकल्पना, क्योंकि इसमें एक खाने को हम 0.1 का मान लेते हैं कि ये 0.1 का एक खाना है, तो बच्चे को जब गुणा करोगे 0.2 तो 0.12 आ जाएगा, जो बच्चों को समझने में आसानी करेगा ग्राफ पेपर से। और मोतियों की माला क्या करती है, मोतियों की माला में रंग बिरंगे मोती होते हैं ऐसे, कि यहाँ पर एक ऐसे मोती दिखा देता हूं मैं। इससे क्या होता है, बच्चा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट को सीखता है, गिनती सीखता है, इवन ऑड की संख्याओं को प्रदर्शित करना, उनको जानना सीखता है। तो जैसे मान ली यहाँ पर एक पीला मोती, एक सफेद मोती, ऐसे मोती लगे होते हैं, रंग बिरंगे मोती होते हैं उसमें एक दूसरे के बीच में। तो बच्चा क्या करता है, उन मोतियों की सहायता से कलर को देखकर वो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट सीखता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन समझ में आया क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ग्राफ पेपर के आधार पर वह दशमलव के योग की संकल्पना को आसानी से सीख सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इनमें से आपको देखो, ये सारी ही विशेषताएं हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो सारी विशेषताएं आपको दिख रही होंगी, लेकिन सारी अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये सारी विशेषताएं नहीं है, समझ लो। अकॉर्डिंग टू ये छोटे छोटे पॉइंट्स बदल जाते हैं जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो इन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। देखो, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध बिल्कुल गलत है। क्यों, एनसीएफ साफ मना करता है कि बालक को जिस कक्षा का पढ़ा रही उसी कक्षा का उसमें सिलेबस होना चाहिए, उसके ऊपर की क्लास का सिलेबस या उसमें पाठ्यक्रम में चीज नहीं होनी चाहिए उस पाठ्य पुस्तक में, बुक में। समस्याएं जटिल से सरल की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जटिल माने होता है मुश्किल और सरल माने होता है आसान। तो आप मुश्किल से आसान की तरफ नहीं बढ़ते, आप इसके अपोजिट बढ़ते हैं। तो संख्या कैसी होनी चाहिए, संकल्पनाएं सरल से जटिल की तरफ, है ना। तीसरा था संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में। देखो, आप किसी भी गणित की किताब में पूर्णतः श्रेणीबद्ध का मतलब क्या है, अगर आपने पहले में रेशो पढ़ लिया तो परसेंटेज में रेशो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर आपने परसेंटेज यानी अनुपात पढ़ लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में रेशो नहीं आएगा। तो ये कि पूर्णतः श्रेणीबद्ध ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि गणित को आप श्रेणीबद्ध तो कर सकते हो लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते। हालांकि होना चाहिए श्रेणीबद्ध, लेकिन पूर्णतः श्रेणीबद्ध होना इम्पॉसिबल है। और संकल्पनाएं मूर्त से मूर्त क्यों चाहिए, कि जब बच्चे स्कूल में जाता है तो मूर्त यानी उदाहरण के साथ पढ़ता है, दैनिक जीवन से चीजों को जोड़कर पढ़ता है, और फिर अमूर्त कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करता है, यानी वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। सबसे अच्छी किसी किताब की जो विशेषता है, खासियत है, वो क्या है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे बच्चा आसानी से उनको समझ पाए। क्लियर है भाई, बढ़िया। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित एरे आरेख है। ये 15 को प्रदर्शित करने वाला एक एरे आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देखा ना, 1 2 3 बिंदी ऐसे, 1 2 3 4 5 बिंदी ऐसे, तो 5 3 15 ये हो गई, 3 ऐसे 5 ऐसे 15 ये हो गई, एक एक लाइन है 15 बिंदी ऐसे, यहाँ 15 कॉलम है और 15 बिंदी ऐसे, तो एक रो और 15 कॉलम हो गई। तो इसमें आपको अथवा अन्य किसी को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ाने के इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, दो संख्याओं के उत्पाद मतलब उत्पादन गुणा के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन की अस्मिता, भाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, क्षेत्रफल और संचय प्रकृति। संचय मतलब होता है क्रमचय, जानते हो क्रम से, यानी कम्यूटेटिव लॉ। गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखिए, सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे तो इसका उत्तर एक बार में आप दे देंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिख पाए, क्योंकि इस पे वो दिखाई नहीं देता आपको। फिर तो डी की बात हो रही है, अधिकतर विद्यार्थी डी को अपना समर्थक मान रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी डी को कह रहे हैं कि हमारा समर्थक है, इस से हमें बहुत लगाव है।
तो उसको ही हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। समझते हैं जवाब क्या होता है भाई। ए इज द राइट आंसर। देखो समझो, आप इन बिंदुओं की सहायता से क्या क्या सीख सकते हैं, देखो बताता हूं। पहले में थे 5 रो और 3 कॉलम, 15। दूसरे में थे 3 कॉलम और 5 रो, 15। नेक्स्ट वाले में थे 15 रो और 1 कॉलम, 15। अगले वाले में थे 1 कॉलम और 15 रो, यानी 1 रो और 15 कॉलम। तो हमने क्या देखा, 5 गुणा 3 15, 15 बराबर 3 गुणा 5 हो सकता है, 1 गुणा 15, 15 गुणा 1। तो ये क्या होगा, क्रम, यानी क्रम विनिमय नियम इसमें लागू हो गया। दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, कर सकते हो। संख्या, एक संख्या को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वो सीख सकते हो आप। संचय विकृति का मतलब क्या होता है, अस्मिता का मतलब कि 5 गुणा 3 है तो 3 गुणा 5 होगा, 15 के बराबर है। अब देखो, इसमें आप कभी भी किसी का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन बिंदुओं के माध्यम से आप देख रहे हैं ना, ये बिंदुएं पूरे वृत्त को कवर नहीं कर रही हैं। ये खाली स्पेस भी छूटा हुआ ना इसमें, यहां देखो येलो से, ये सिर्फ ये काउंटिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं आप। इसके आधार पर इस आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये ऐसा होता, मैं इधर बना देता हूं, अगर ये ऐसा आयत होता, ऐसे वाला, जो ये वर्ग इकाई गलन होता, तो ये पूरे पूरे को कवर कर दो तो क्षेत्रफल निकाल सकते थे। लेकिन इस वाली बिंदुओं से आप किसी भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। देखो ना, क्योंकि ये खाली स्पेस भी तो बच जाएगा, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते आप, आयत का क्षेत्रफल नहीं काउंट कर सकते, और आप आयत का क्षेत्रफल काउंट नहीं कर सकते। बस इसको दिमाग में रखते तो सवाल चुटकियों में बन जाता और आपका आंसर आपको मिल जाता। एक और सवाल 20वां प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन है, भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चों की सहायता करें, लघुत्तम समापवर्त्य लैसे की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें, बच्चे से कहीं कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें, या इसमें अधिक हस्तक्षेप ना करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वो खुद समझ जाएगी। बड़ा अच्छा बात कही, लास्ट वाले ने दिल ही खुश कर दिया भाई, है लास्ट वाले ने तो एकदम दिल प्रसन्न कर दिया होगा आपका, क्योंकि इसमें तो बड़ा आनंददायक बात कही उसने, है ना। राइट ऑप्शन क्या है, देखो, एक बच्चा भिन्नों को जोड़ना असमान भिन्नों की संकल्पना है, और जोड़ते समय हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। हम जब जोड़ते हैं किन्हीं संकल्पनाओं को तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि असमान भिन्न हमेशा एलसीएम लेके ही जोड़ी जाती हैं। अब इसको उसने क्या 1 और 1 2 कर दिया, 3 और 2 5 कर, जो गलत है। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसे लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें कि जब भिन्न असमान होती हैं तो उनका जो एलसीएम होता है उसी के आधार पर आप चीजों को जोड़ सकते हैं। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी भी साथी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत रहा आपका। आज 20 क्वेश्चन हुए, काफी अच्छे आपने समझे, और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए काफी सहायक होंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आसानी से अपने सभी उत्तरों को प्राप्त करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और आगे बढ़ा दें। थैंक यू वेरी मच।